Hello nursing officers. So today we are going to learn about the very important conditions which are polyhydramnios and oligohydramnios. Okay, so let's start with the polyhydramnios. So polyhydramnios, what is polyhydramnios? So it is a state where liquor amni exceeds 2000 ml. ठीक है, तो कितना ज्यादा हो रहा है हमारा 2000 ml हो गया, 2000 से exceed कर गया है हमारा amniotic fluid. ठीक है, and what is the clinical definition? So according to the clinical definition, AFI. So what is AFI? This is amniotic fluid index. Okay, AFI क्या है? This is amniotic fluid index. Okay, तो इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू कि कैसे amniotic fluid index को हम कैलकुलेट करते हैं. So there is maternal abdomen. Okay, so we divide the maternal abdomen into 4 quadrants. ठीक है, 4 quadrants में divide कर दिया, and then in each quadrant we measure the सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट. ठीक है, तो हम क्या मेजर करेंगे? सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट, एंड जो सम होता है इनका. ठीक है, एक क्वाड्रेंट, एक जो सेक्शन है, इधर सेक्शन, इधर इधर. ठीक है, 4 है ना, तो हम इनका क्या करेंगे? सम करेंगे. तो अगर वो जो सम है, इफ इट इज लाइक मोर देन 24 सेंटीमीटर एंड डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट इज मोर देन 8 सेंटीमीटर, तो देन दैट इज पॉलीहाइड्रोमनियस. ओके, AFI कितना है? मोर देन 24 सेंटीमीटर and the deepest vertical pocket is more than 8 centimeters. Okay, so let's come to the etiology. So in 50 to 60% of affected patients it is idiopathic, that is we do not know the cause. Okay, in 50 to 60% of the patients. तो देखो हमने क्या किया, अपना सारा रूल आउट कर लिया कि मेटर्नल हाइपरग्लाइसीमिया नहीं है, एज सच मेटर्नल इन्फेक्शंस जो हम टॉर्च पढ़ते हैं ना, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, अदर्स, R स्टैंड्स फॉर रूबेला, C स्टैंड्स फॉर साइटोमेगेलोवायरस. ठीक है, हेपेटाइटिस के लिए हमने देख लिया, तो एज सच नो इन्फेक्शन एग्जिस्ट. ठीक है, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे बार्टर सिंड्रोम नहीं है. ठीक है, तो कोई इटियोलॉजी नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा, उसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक हो गया. सो इन 50 to 60% ऑफ अफेक्टेड पेशेंट्स, सो जो इटियोलॉजी है दैट इज इडियोपैथिक. ठीक है, बाकी जो मेन कॉजेज है वो क्या है? फीटल एनोमलीज. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? फीटल एनोमलीज. ओके, फीटल एनोमलीज में देखो क्या है, सबसे पहले है एनसेफेली. ठीक है, वेयर द क्रेनियल वॉल्ट इज नॉट फॉर्म, दैट इज एब्सेंट और माल फॉर्म्ड है. ठीक है, अगर एनसेफेली है तो उसमें क्या है? 3 रीजंस है जिसकी वजह से इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अ कंडीशन विच इज पॉलीहाइड्रोमनियस. तो फर्स्ट कॉज क्या है एनेंसेफेली में? ट्रांस्यूडेशन फ्रॉम. कहाँ से ट्रांस्यूडेशन हो रहा है? मेनिंजेस. ओके, सो देयर इज ट्रांस्यूडेशन फ्रॉम मेनिंजेस. देखो अपना क्रेनियल वॉल्ट होता है ना, जो कि कवर कर रहा है. अभी ये क्रेनियल वॉल्ट क्या है? एब्सेंट है, तो देयर इज एक्सपोज्ड मेनिंजेस. अगर एक्सपोज्ड मेनिंजेस है तो वहां से क्या होगा? देयर इज ट्रांस्यूडेशन, विच मीन्स दैट देयर वुड बी लीकिंग ऑफ द क्लियर फ्लूइड, जिससे क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो पहला हो गया ट्रांस्यूडेशन फ्रॉम मेनिंजेस. सेकेंड क्या है? एब्सेंस ऑफ फीटल सोलोइंग रिफ्लेक्स. ओके, एज वी नो हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन है ना. हमारे ब्रेन में क्या है? सेंटर्स होते हैं, लाइक कफ सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, इसी तरीके से क्या है? देयर इज सोलोइंग सेंटर है. ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि जो क्रेनियल वॉल्ट है वो एब्सेंट है, मालफॉर्म्ड है. ठीक है, ब्रेन हमारा अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ फीटल सोलोइंग रिफ्लेक्स. देखो अब हमने एमनियोटिक फ्लूइड वाला जो लेक्चर है उसमें क्या पढ़ा था कि देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द एमनियोटिक फ्लूइड प्रोडक्शन एंड इट्स एब्जॉर्प्शन और रिमूवल. ओके, अभी क्या है? हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है बट उसका रिमूवल नहीं हो पा रहा. क्यों? क्योंकि वन ऑफ द मेथड जिससे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड रिमूव होता है दैट इज स्वलोइंग. ठीक है, जब फीटस क्या करता है? उस फ्लूइड को स्वलो करता है, एब्जॉर्ब करता है उस चीज को. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है फीटल स्वलोइंग रिफ्लेक्स. थर्ड है पॉसिबल सप्रेशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन. ठीक है, क्या हो गया है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सप्रेशन है, जिसकी वजह से डायूरेसिस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, तो इट कम्स अंडर एनेंसेफेली. देन कम्स ओपन स्पाइना बाइफिडा. तो सेम यहाँ पे भी क्या है? देयर आर एक्सपोज्ड मेनिंजेस लाइक इन मेनिंजोसील. ठीक है, वहाँ पे क्या है? हमारी जो मेनिंजेस हैं दे आर एक्सपोज्ड एंड देयर इज ट्रांस्यूडेशन फ्रॉम द एक्सपोज्ड मेनिंजेस. देन कम्स impaired fetal swallowing. ठीक है, so in what all conditions fetal swallowing gets impaired? So the first is CNS lesions. Okay, CNS lesions हो गई. ठीक है, second craniofacial abnormalities. So craniofacial abnormalities which include cleft lip, cleft palate. Okay, तो ये conditions क्या है? ये इम्पेयर करती है सोलोइंग को. द फीटस वुड नॉट बी एबल टू सोलो. ठीक है, तो क्या होगा? एमनियोटिक फ्लूइड रिमूव ही नहीं हो पाएगा. थर्ड इज ऑब्स्ट्रक्टिव नेक मासेस हैं. ठीक है, तो इम्पेयर्ड फीटल सोलोइंग में क्या है? CNS लीशंस हैं, क्रेनियोफेशियल एब्नॉर्मैलिटीज हैं एंड देयर आर ऑब्स्ट्रक्टिव नेक मासेस.
ओके, देन कम्स दी ऑब्स्ट्रक्शन इन फीटल जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो सबसे पहले क्या ईसोफेगस आ गया, ठीक है। इफ देयर इज ईसोफेजियल एट्रेशिया मींस क्या है, ईसोफेगस एक ब्लाइंड पाउच है, उसके आगे कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है। ईसोफेगस है, देन स्टमक है, तो अब क्या है हमारा, देयर इज ब्लाइंड पाउच है। उस ईसोफेगस में क्या है, ईसोफेगस जो है देयर इज ब्लाइंड पाउच, कॉन्टिन्यूटी नहीं है आगे, तो कहाँ से एब्जॉर्ब होगा, कहाँ से रिमूव होगा, स्वलो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर है हमारा ट्रैक्योइसोफेजियल फिस्टुला विच इज टेफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ट्रैकिया एंड द ईसोफेगस, ओके। देन कम्स द ड्यूडिनल एट्रेशिया, ठीक है। ड्यूडिनम में क्या है, एट्रेशिया हो गया, उसका एट्रेशिया हो गया है, तो आगे जो भी फीटस सोलो कर रहा है वो जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इटियोलॉजीज हो गई। देखो अभी यहाँ पे एक पॉइंट है, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, ठीक है। एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन में क्या है, क्योंकि हम यही तो पढ़ रहे हैं ना, देखो 16 वीक्स ऑनवर्ड क्या होता है ना, जो मेन कंट्रीब्यूटर है ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम का, दैट इज फीटल यूरिन होता है, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा कि लाइक देयर इज ट्रांसुडेशन ऑफ मैटरनल सीरम, फीटल सर्कुलेशन से ट्रांसुडेशन होता है, फीटल स्किन से होता है बिफोर इट गेट्स कैरेटिनाइज्ड, ठीक है। ये सब हमने अपने एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्सेसिव फीटल यूरिन प्रोडक्शन इज मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद मैटरनल डायबिटीज, ठीक है। मैटरनल डायबिटीज से उन्होंने बोला है एसोसिएटेड है। देखो अभी क्या है, सपोज मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया है, ओके। इफ देयर इज मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया मींस इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल्स हैं, तो दीज ब्लड शुगर लेवल्स क्या करेंगे, दे क्रॉस द प्लेसेंटा और कहाँ पे आ जाएंगे, फीटस में आ जाएंगे, तो ये क्या करेगा, फीटल हाइपरग्लाइसीमिया, ओके। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया करेगा। फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो क्या होगा, देखो ग्लूकोज इज एन ऑस्मोटिक एजेंट, ठीक है। तो इट ड्रॉज वाटर निकालेगा और क्या करेगा, एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन करेगा, यूरिन निकालेगा, डायूरेसिस करेगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इट इज कॉजिंग ऑस्मोटिक डायूरेसिस। इसलिए हमने पढ़ा कि जो एक्सेसिव फीटल प्रोडक्शन है, इट इज एसोसिएटेड, फीटल यूरिन प्रोडक्शन है वो एसोसिएटेड है विद मैटरनल डायबिटीज। नाउ इन एडिशन मैक्रोसोमिक फीटसेस है ना, जिन फीटस के वेट इज लाइक मोर देन 3.5 kgs है ना, कोई बेबी है जो 5 kgs का हो रहा है, तो 3.5 kgs से ज़्यादा हमने बोल दिया कि वो मैक्रोसोमिक बेबी है। एंड यूजुअली दोज वीमेन हु आर डायबिटिक, उनके बेबी क्या होते हैं, दे आर मैक्रोसोमिक होते हैं, ठीक है। 4.5 kgs इन बेबी का वेट होता है, तो दे टेंड टू प्रोड्यूस मोर यूरिन, मैक्रोसोमिक जो फीटस है, इवन इन नॉन डायबिटिक प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स, ओके, नॉन डायबिटिक प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स में, ओके। नाउ लेस कॉमनली, तो मोर कॉमन क्या है, अगर हमसे कॉज पूछा जाएगा और उसमें वन ऑफ द जो रीजन है दैट इज जीडीएम, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, तो उसको टिक करना है क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन होता है फॉर पॉलीहाइड्रोमियस के लिए, ओके। लेस कॉमनली द फीटस में हैव एन एबनॉर्मैलिटी दैट कॉजेज हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर विच कैन लीड टू एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन। देखो यहाँ पे एक पॉइंट बोला है, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, ठीक है। हाई आउटपुट जो कार्डियक फेलियर है, इट इज सीन इन विच कंडीशंस, लाइक सीवियर फीटल अनीमिया। अनीमिया अब क्यों हो रहा है, फ्रॉम मैटरनल एलो इम्यूनाइजेशन, पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन, अल्फा थैलेसीमिया और सम अदर रीनल एंड यूरोलॉजिक कंडीशन सच एज बार्टर सिंड्रोम। देखो इस पूरे का क्या मतलब हो गया, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर का सबसे पहले हम मतलब समझते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये किन रीजंस की वजह से हो रहा है, इफ देयर इज अनीमिया। अनीमिया क्यों हो रहा है, अगर मदर को फीटस को क्या हो गया, पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, या फिर क्या है, मैटरनल एलो इम्यूनाइजेशन है, अल्फा थैलेसीमिया है, तो इनकी वजह से क्या होता है ना कि नाउ द फीटल सेल्स लैक ऑक्सीजन, देयर इज अनीमिया। अनीमिया की वजह से क्या होगा, जो फीटल सेल्स है दे लैक ऑक्सीजन। नाउ इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, अब हार्ट क्या करेगा, मोर एंड मोर ब्लड पंप करेगा, भाई उसको बॉडी की जो डिमांड्स है उसको मीट करना है, ठीक है। तो हार्ट क्या करने लग जाएगा, मोर एंड मोर ब्लड पंप करेगा इन ऑर्डर टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, जो भी डिमांड्स है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोड है वो बढ़ेगा, अनटिल एंड अनलेस हम कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। लोड बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली फेलियर हो जाएगा। तो व्हेन द हार्ट इज पंपिंग मोर एंड मोर ब्लड, तो मीन्स मोर कार्डियक आउटपुट आ रहा है, ठीक है। एंड एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहाँ पे क्या है, जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर, जो किन कंडीशंस में हो रहा है, सीवियर फीटल अनीमिया में हो रहा है, विच इज कॉज्ड बाय मैटरनल एलो इम्यूनाइजेशन। जैसे अभी हम ये टॉपिक
ऐसे मैं डिस्क्राइब करूंगी पूरा। एक टॉपिक है हमारा RH आइसो इम्यूनाइजेशन का, ठीक है। तो एक ब्रीफ में ऐसे पढ़ लेते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देयर इज RH इनकम्पैटिबिलिटी है। अब RH इनकम्पैटिबिलिटी में क्या है, देखो RH नेगेटिव मदर है, ठीक है, और क्या है, पॉजिटिव फीटस है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो देयर इज सम मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो जो फीटल ब्लड है वो मिक्स होता है विद द मेटर्नल ब्लड ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। उस समय क्या होता है कि जो मदर है वो एंटीबॉडीज जो है वो फॉर्म कर लेती हैं, ठीक है। नाउ इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी हुई है। जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है तो दीज एंटीबॉडीज स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द फीटल आरबीसीज, ठीक है, फीटल आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देती है एंड कैन कॉज फीटल डेथ, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, RH आइसो इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पार्वोवायरस P19 इन्फेक्शन, अल्फा थैलेसीमिया। एंड नाउ व्हाट इज दिस बार्टर सिंड्रोम। देखो बार्टर सिंड्रोम क्या है, एक इस इमेज से समझते हैं, ठीक है। सो दिस इज द असेंडिंग लूप ऑफ द हैंडले, ठीक है, थिक लिम्ब है ये। यहाँ पे क्या है ना, हमारे सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से ट्रांसपोर्टर्स हैं ये, सोडियम 2 क्लोराइड एंड पोटेशियम को ट्रांसपोर्टर्स आर प्रेजेंट वेयर इन द असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि जो बार्टर सिंड्रोम है इट इज अ रेयर इनहेरिटेड किडनी डिसऑर्डर, ठीक है। सो व्हाट इज दिस बार्टर सिंड्रोम, इट इज रेयर इनहेरिटेड रीनल डिसऑर्डर, ओके। यहाँ पे क्या होता है, देयर इज डिफेक्ट इन द रीएब्सॉर्प्शन ऑफ दीज आयंस विच आर सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम, ठीक है। तो इनका रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब रीएब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, देखो सोडियम है ऑस्मोटिकली एक्टिव है, अपने साथ वाटर को ड्रॉ करेगा, एक्सेसिव यूरिनेशन कर देगा, ठीक है। तो ये सारे रीजंस है। नाउ कम्स एक इम्पॉर्टेंट physiology which is twin transfusion syndrome. So now what is this twin transfusion syndrome? Suppose एक mother है and she is having monochorionic twin pregnancy है उसकी, ठीक है। अब monochorionic twin pregnancy में क्या हो रहा है कि एक जो बच्चा है fetus है वो बन जाता है donor and the other becomes the recipient, ठीक है। So one is the donor and the other is the recipient. तो जो donor है इनमें क्या होता है ना, जो twin transfusion syndrome है, there is abnormal vascular connection, ठीक है। क्या हो रहा है, एबनॉर्मल वैस्कुलर कनेक्शन डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो डोनर से जितना भी ब्लड है वो कौन ले रहा है, रेसिपिएंट ले रहा है। तो जो डोनर है उसमें क्या हो जाएगा, फ्लूइड डिप्लीशन हो जाएगा, वॉल्यूम डिप्लीशन होगा एंड दैट कैन लीड टू ऑलिगोहाइड्रोमियस। वेयर एज द रेसिपिएंट ड्यू टू द एबनॉर्मल वैस्कुलर कनेक्शंस की वजह से जो रेसिपिएंट है वो क्या कर रहा है, उसमें फ्लूइड ओवरलोड होगा, हाइड्रॉप्स फेटालिस हो जाएगा एंड पॉलीहाइड्रोमियस हो जाएगा ड्यू टू एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन, ओके। तो यही है ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम इज अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन विच इज अफेक्टिंग 8% to 10% ऑफ मोनोकोरियोनिक ट्विन प्रेगनेंसीज। तो इसमें क्या होता है, वैस्कुलर कनेक्शंस बन जाते हैं विद इन द मोनोकोरियोनिक प्लेसेंटा दैट शंट ब्लड कहाँ से कहाँ, फ्रॉम वन फीटस दैट इज फ्रॉम डोनर टू द अदर विच इज द रेसिपिएंट, okay। So the result of this shunting can be severe volume depletion and oligohydramnios in the donor में तो volume depletion and oligohydramnios हो गया, whereas fluid overload, hydrops fetalis and high output cardiac failure in the recipient, क्योंकि fluid overload की वजह से there is high output cardiac failure, okay। The other reason is placenta का क्या है, there is chorioangioma of the placenta, okay। चलो maternal diabetes already I have told you that there is maternal hyperglycemia. maternal hyperglycemia की वजह से fetal hyperglycemia होगा and osmotic diuresis होगा, then there is excessive urine production, okay। चलो अब आता है कि what are the common aneuploidies which are associated with polyhydramnios। देखो अब क्या है ना, कुछ ऐसी aneuploidies होती हैं जो कि associated है with polyhydramnios से। तो ये कौन सी aneuploidies है, ट्राइजोमी है ऑफ 13 की, 13, 18 एंड 21, ठीक है। ट्राइजोमी ऑफ 13, 18 एंड 21, 21 की ट्राइजोमी है तो डाउन सिंड्रोम, 18 की है देन दैट इज एडवर्ड सिंड्रोम एंड 13 की है तो टाउ सिंड्रोम, ओके। चलो फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो जब हम इन वीमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं सो व्हाट आर द फाइंडिंग्स, ओके। सो द फर्स्ट इज कि जो फंडल हाइट है दैट इज 3 सेंटीमीटर अबव जेस्टेशनल एज, भाई देयर इज मोर एंड मोर एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फंडल हाइट है इट इज 3 सेंटीमीटर्स अबव द जेस्टेशनल एज और देयर इज रैपिड यूट्राइन एनलार्जमेंट, देयर इज
accumulation, building up of the amniotic fluid that is causing uterine enlargement. Okay, तो जो यूट्रस है वो कैसा हो जाएगा, ग्लोब्यूलर. ओके, सेकेंड इज ग्रॉसली डिस्टेंडेड एब्डोमेन. ठीक है, तो ग्रॉसली डिस्टेंडेड एब्डोमेन है ड्यू टू बिल्डअप ऑफ द amniotic fluid. शैलो ब्रीथिंग देखो क्यों हो रही है, बिकॉज देयर इज डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड ड्यू टू द डिस्टेंशन ऑफ दिस एब्डोमेन इट लिफ्ट्स अप द डायफ्राम. ठीक है, डायफ्राम को लिफ्ट अप कर देता है विच कॉजेज शैलो ब्रीथिंग. डिस्निया हो सकता है. देयर इज इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, जो जब हम एग्जामिन करेंगे तो हमें दिखेगा. ठीक है, इवन सम वीमेन को इन द सिटिंग पोजीशन दे एक्सपीरियंस डिस्निया इवन इन सिटिंग पोजीशन. ओके, स्किन एंड देन लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा. देखो देयर इज ग्रेविड यूट्रस. ठीक है, बहुत ज्यादा एमनियोटिक फ्लूइड बिल्डअप है, तो वो क्या करता है, दिस ग्रेविड यूट्रस कंप्रेसेस द इंफीरियर वेना कावा. ओके, नाउ एज वी नो दैट दिस इंफीरियर वेना कावा ड्रेन्स द वीनस ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट. ठीक है, बट अब ग्रेविड यूट्रस है, कंप्रेस कर रहा है, वीनस स्टैसिस होगा, दैट कैन लीड टू लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा. ओके, देन स्किन इज टेंस, शाइनी एंड लार्ज स्ट्राई. देखो इसमें आपको क्या दिख रहा है, टेंस है, शाइनी है एंड देयर आर स्ट्राई. ओके, देन गर्थ ऑफ एब्डोमेन राउंड द एम्ब्लाइकस इज मोर देन नॉर्मल. ऑब्वियस है, जब आप एब्डोमिनल गर्थ चेक करोगे, भाई इतना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो एब्डोमिनल गर्थ क्या होगी, मोर देन नॉर्मल आएगी. ठीक है, फ्लूइड थ्रिल है, सो लाइक व्हेन यू विल पैल्पेट, है ना, तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, लाइक एक वेव्स है अंडर द स्किन, तो फ्लूइड थ्रिल कैन बी इजीली एलिसिटेड इन सच पेशेंट्स. देन फीटल पार्ट्स कैन नॉट बी वेल डिफाइंड ऑब्वियसली. ठीक है, फ्लूइड है एंड वी आर नॉट एबल टू वेल डिफाइन द पार्ट्स ऑफ द फीटस. ऑस्कल्टेशन में क्या है, तो इजीली वी कैन नॉट ऑस्कल्टेट इट बाय स्टेथोस्कोप, तो इट कैन बी पिक्ड अप बाय द डॉपलर अल्ट्रासाउंड. ओके, चलो अब आते हैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स. इनमें क्या है, देखो रेस्पिरेटरी में आई ऑलरेडी टोल्ड क्या होगा, उनको डिस्निया होगा. ठीक है, डिस्निया इवन इन सिटिंग पोजीशन. ओके, even in sitting position these women experience dyspnea. Okay, increased respiratory rate, there will be shallow breathing. Okay, क्या होगा, शैलो ब्रीथिंग होगा, पैल्पिटेशंस होंगे. ठीक है, एडिमा होगा ऑफ लेग, वेरिकोसिटीज होंगी लेग में और वल्वा में. चलो लेट्स कम टू इट्स डायग्नोसिस. ठीक है, डायग्नोसिस में क्या है, देखो इट इज बेस्ट इवेल्युएटेड यूजिंग वन ऑफ टू मेथड्स. आई ऑलरेडी टोल्ड, या तो हम अपना एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर कर लेंगे, या फिर हम अपना सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल जो पॉकेट है वो उसको मेजर कर लेंगे. तो सबसे पहले हमें नॉर्मल जानने से पहले वी शुड नो लाइक व्हाट आर द नॉर्मल वैल्यूज. ओके, सो नॉर्मल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट क्या है, 2 और मोर देन 2 बट इट शुड बी लेस देन 8. ठीक है, तो ये याद रखना है, पूछा जाएगा. ठीक है, ऐसे क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक वीमेन प्रेग्नेंट वीमेन आई, ठीक है, और उसका जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो इतना है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ रही है, माइल्ड में आ रही है, मॉडरेट में आ रही है, सीवियर पॉलीहाइड्रोमियस है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट इज द ओके कि कौन सा बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए. तो देखो ये जो नॉर्मल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है, इट इज 2 और मोर देन 2 बट इट शुड बी लेस देन 8 सेंटीमीटर. अगर पॉलीहाइड्रोमियस है तो क्या है कि ये हमारा 8 सेंटीमीटर और मोर देन 8 सेंटीमीटर है. ठीक है, अगर हमारा सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट इज 8 और मोर देन 8 तो देन दैट इज पॉलीहाइड्रोमियस. ओके, चलो अब आता है हमारा डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट एंड AFI के अकॉर्डिंग वी विल क्लासिफाई दिस एज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर पॉलीहाइड्रोमियस. ओके, तो जो डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है उसमें क्या है, माइल्ड हम कब बोलेंगे, व्हेन इट इज बिटवीन 8 to 11.9 सेंटीमीटर्स. ठीक है, मॉडरेट इज 12 to 15.9 सेंटीमीटर एंड सीवियर इज व्हेन इट इज लाइक 16 और मोर देन 16 सेंटीमीटर्स. ओके, AFI विच इज एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स. ठीक है, तो ये क्या है कि इट शुड बी लेस देन 24 सेंटीमीटर. तो जो कट ऑफ है वो क्या है, 24 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए. तो अगर इफ इट इज 24 और मोर देन 24 बट लेस देन 30 सेंटीमीटर है, देन दिस इज माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियस. ओके, मॉडरेट क्या है, इफ इट इज 30 और मोर देन 30 बट लेस देन 35 सेंटीमीटर, एंड सीवियर इज 35 और मोर देन 35 सेंटीमीटर. ओके, चलो इवेल्युएशन आफ्टर डायग्नोसिस. अब हमने देखो डायग्नोस कर लिया, विमेन आई हमारे पास, हमने अल्ट्रासाउंड किया, हमें पता चला कि हाँ दिस इज पॉलीहाइड्रोमियस. ठीक है, शी इज अ केस ऑफ पॉलीहाइड्रोमियस. अब हम आगे कैसे रूल आउट करेंगे कि किन रीजन की वजह से पॉलीहाइड्रोमियस हो सकता है, तो हम वही पढ़ेंगे, इवेल्युएशन आफ्टर डायग्नोसिस. सो रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट आर देयर. ओके, सो फॉर अंडरलाइन इटियोलॉजीज इंक्लूडिंग एलो इम्यूनाइजेशन, एन्यूप्लॉइडी है, GDM है, मेटर्नल इन्फेक्शन है, तो इन सबको वी नीड टू रूल आउट. ठीक है, सो दैट उसके अकॉर्डिंग वी कैन गिव द बेस्ट ट्रीटमेंट टू द मदर. सो जो हमारी सोसाइटी है ऑफ मेटर्नल एंड फीटल मेडिसिन की एडवाइसेस दैट री-स्क्रीनिंग फॉर GDM, याद रखना है कि री-स्क्रीनिंग करनी है GDM, मे बी कंसिडर्ड इफ इट हैज बीन एटलीस्ट 1 month
सिंस इनिशियल स्क्रीनिंग वॉज कम्प्लीटेड। देखो अभी क्या है, हमारे पास विमेन आती है, उसकी फर्स्ट एंटीनेटल विजिट होती है, उसी समय हम उसको स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है, फॉर द जीडीएम के लिए। देन 24 बिटवीन 24 टू 28 वीक्स के बीच में भी उसका स्क्रीनिंग किया जाता है। बट जो हमारा SMFM है, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये इसके अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस है वो ये है कि पॉलीहाइड्रोमियस के लिए अगर कोई वीमेन है, ठीक है, वो हमारे पास आई है जीडीएम की स्क्रीनिंग के लिए, तो उनको हमें रीस्क्रीन करना है 1 मंथ लेटर, ठीक है, 1 मंथ के बाद हमें उनको रीस्क्रीन करना है। तो द रीस्क्रीनिंग फॉर जीडीएम मे बी कंसीडर्ड अगर 1 महीना हो चुका है इनिशियल स्क्रीनिंग से, ठीक है। इन मोनोकोरियोनिक ट्विन जेस्टेशन जो SMFM है वो क्या रिकमेंड करती है, स्क्रीनिंग एवरी 2 वीक्स, ठीक है। देखो 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से स्टार्ट होता है, एवरी 2 वीक करना है, कब तक, कंटिन्यू थ्रू आउट द डिलीवरी, ठीक है, थ्रू आउट द डिलीवरी हमें इसको कंटिन्यू रखना है। ओके, देन कम्स द टारगेटेड ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड। देखो सो टारगेटेड ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड क्यों किए जाते हैं, दीज आर डन टू रूल आउट द फीटल एनोमलीज लाइक अगर कोई कार्डियक डिफेक्ट है फीटस को, ओके, कार्डियक डिफेक्ट हो गया, फॉर ट्रैक्यो ईसोफेजियल फिस्टूला के लिए देखना है, ओके, ईसोफेजियल एट्रेशिया दैट इज कॉजिंग पॉलीहाइड्रोमियस, ईसोफेजियल एट्रेशिया, ड्यूडेनल एट्रेशिया, ठीक है। तो इन सारी एनोमलीज के लिए वी नीड टू डू टारगेटेड ऑब्स्टेट्रिक अल्ट्रासाउंड, ठीक है, ये भी हो गया। देन कम्स द सीरम टेस्टिंग फॉर कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए इसमें कौन कौन से इन्फेक्शंस है, लाइक सिफिलिस, ओके, हेपेटाइटिस, एंड देन जो हमारा टॉर्च आ जाता है साइटोमेगैलो वायरस, ओके, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ये सारे इन्फेक्शंस के लिए वी नीड टू डू द स्क्रीनिंग बिकॉज दे कॉज पॉलीहाइड्रोमियस। देन कम्स द जेनेटिक टेस्टिंग, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग में वी विल डू एमनियोसेंटेसिस, ओके, एंड कैरियोटाइपिंग। सो वी नीड टू डू एमनियोसेंटेसिस एंड कैरियोटाइपिंग, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, टू रूल आउट द एन्यूप्लॉइडिस। अभी बताया ना कि जो कॉमन एन्यूप्लॉइडिस विच आर एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमियस दे आर ट्राइसोमी 13, 18 एंड 21, ओके। सो वी नीड टू डू द जेनेटिक टेस्टिंग टू रूल आउट दीज एन्यूप्लॉइडिस, ओके। चलो अब आते हैं, लेट्स कम टू द ट्रीटमेंट पार्ट्स, ओके। सो व्हाट इज इन ट्रीटमेंट पार्ट, देखो इफ देयर इज माइल्ड हाइड्रोमियस, ओके, माइल्ड हाइड्रोमियस में क्या होता है, दैट द एक्सेस लाइकर एक्सपेक्टेड टू डिमिनिश, ठीक है, तो अपने आप डिमिनिश होता है एज प्रेगनेंसी एडवांसेस। एंड इन द माइल्ड पॉलीहाइड्रोमियस इफ मदर इज हैविंग नो साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देन कंप्लीट बेड रेस्ट इज गिवन टू द मदर, ओके। चलो ये हो गया। अब आता है अपना इंडोमिथेसिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रीटमेंट पार्ट से। तो इंडोमिथेसिन क्या है, इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी क्लास है इसकी। सो इट इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर दैट डिक्रीजेस फीटल यूरिन आउटपुट एंड एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। देखो फीटल यूरिन आउटपुट कम हुआ तो हेंस इट इज डिक्रीजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम, राइट, in addition to reducing uterine irritability. So it is a tocolytic agent. tocolytic agent में ये क्या कर रहा है, जो डिलीवरी है उसको पोस्टपोन कर रहा है, एंड इट इज रिड्यूसिंग द यूट्राइन इरिटेबिलिटी इन प्री टर्म पेशेंट्स में कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो उस इरिटेबिलिटी को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है, ओके। However, indomethacin is associated with adverse fetal and neonatal outcomes. देखो, this indomethacin can be given before 32 weeks, but after 32 weeks, this indomethacin should not be given. It needs to be avoided because it causes adverse outcomes. ठीक है, तो fetal and neonatal adverse outcomes cause करता है, तो उसमें क्या आ जाता है, such as severe intraventricular hemorrhage, necrotizing enterocolitis, when administered after 32 weeks of gestation, ठीक है। तो 32 weeks, before 32 weeks of gestation this is safe, but we cannot administer it after 32 weeks of gestation. Furthermore, no evidence suggests that indomethacin improves maternal and neonatal outcomes when used specifically for polyhydramnios, okay. However, due to its ability कि ये uterine irritability को reduce करता है, so 48-hour course of indomethacin good choice है for patients who are less than 32 weeks of gestation with preterm labor contraction, ठीक है। तो जिनको uterine over distension की वजह से, so due to polyhydramnios there is uterine over distension, अब इसकी वजह से क्या हो गया, preterm कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं। सो इन दैट केस इफ वीमेन इज लेस देन 32 वीक प्रेग्नेंट, तो वी कैन एडमिनिस्टर इंडोमिथेसिन फॉर अ कोर्स ऑफ 48 आवर्स, ठीक है। 48 आवर्स के लिए हम दे सकते हैं, बट लेटर ऑन जब उसने 32 वीक्स कंप्लीट कर लिया है तो हम दूसरे टोकोलाइटिक एजेंट्स देते हैं, लाइक वन ऑफ देम इज निफिडिपिन, ओके। तो यहाँ पे यही लिखा है कि रिलेटेड टू यूट्राइन ओवर डिस्टेंशन फ्रॉम पॉलीहाइड्रोमियस फॉर पेशेंट्स लेस देन 32 वीक्स शॉर्ट कोर्स ऑफ इंडोमिथेसिन दे सकते हैं,
ठीक है, इंडोमिथेसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट्स विद 32 और मोर देन 32 वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो उसमें हमें दूसरी अपने जो टोकोलाइटिक एजेंट्स है वो एडमिनिस्टर करने हैं। चलो अब आता है एमनियो रिडक्शन। एक हमने पढ़ लिया कि कंप्लीट बेड रेस्ट दे देना है इफ मदर इज नॉट हैविंग एनी साइन और सिम्टम, फिर हमने इंडोमिथेसिन दे दिया, ठीक है, बिफोर 32 वीक्स, एंड देन कम्स दी एमनियो रिडक्शन। तो एमनियो रिडक्शन की क्या इंडिकेशंस है और इसको किस में दिया जाता है? एमनियो मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड एंड रिडक्शन मीन्स कि हम उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर रहे हैं। ओके, सो फॉर सिम्टोमैटिक पेशेंट्स, तो यहाँ पे किनकी बात हो रही है? दोज हु आर सिम्टोमैटिक। सिम्टोमैटिक में ऑब्वियसली क्या होगा? डिस्निया होगा, शैलो ब्रीथिंग होगा, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट है, लोअर एक्सट्रीमिटी एडिमा हो गया है। सो फॉर सिम्टोमैटिक पेशेंट्स विद सीवियर पॉलीहाइड्रोमियस, ठीक है, सीवियर पॉलीहाइड्रोमियस में एमनियो रिडक्शन कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। सो इट इज एन अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर। तो एमनियो रिडक्शन क्या है? अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोसीजर है जहाँ पे ट्रांस एब्डोमिनल नीडल इज इंसर्टेड। कौन सी नीडल? 20 गेज की नीडल है और उसको एब्डोमेन के थ्रू उस नीडल को हम इंसर्ट करते हैं जिसके थ्रू एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, ठीक है। तो क्या है? removes amniotic fluid through a large transabdominal needle, typically a 20 gauge needle. Okay, तो हम 500 ml पर आर जो फ्लूइड है उसको एक टाइम पे निकालना होता है, एंड जो हम फ्लूइड रिमूव कर रहे हैं इट शुड बी इनफ सो दैट इट रिलीजेस द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो टिपिकली 500 ml per hour of fluid is removed during the procedure. Okay. However, amnio reduction does not address the underlying cause. देखो underlying cause तो अपना कुछ और है. Suppose if there is maternal hyperglycemia है, ठीक है, तो fetal hyperglycemia होगा, osmotic diuresis होगा, बार बार क्या है? amniotic excessive urination है, polyhydramnios होगा. तो इन केसेस में हमें repeatedly जो amnio reduction procedure है उसको क्या करना पड़ता है, ठीक है, बार बार करना पड़ता है क्योंकि amniotic fluid accumulate होता रहेगा, build-up होता रहेगा. तो इन 42 to 46% of individuals में this procedure is required. Okay, now so in twin gestation, which is complicated by twin transfusion syndrome. Okay, so I told you what happens in twin transfusion syndrome, that there is an abnormal connection between the vessels. ठीक है, तो abnormal connection हो जाता है जिसकी वजह से one become the donor and other become the recipient. ठीक है, तो उस donor से क्या होता है? जितना जो blood है वो recipient ले लेता है. तो अब इसके लिए क्या है? उसमें क्या था ना, traditionally so amnio reduction was historically the mainstay of treatment. ठीक है, बट अभी क्या है? एक्सपर्ट नाउ बिलीव दैट सेलेक्टिव फीटोस्कोपिक लेजर फोटोकोएगुलेशन SFLP, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना, देखो, फीटोस्कोपिक लेजर फोटोकोएगुलेशन विच मीन्स कि हम क्या करते हैं? एक इंसिजन देते हैं एंड देन फीटोस्कोप इज इंसर्टेड अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस. ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के अंडर हम एक फीटोस्कोप को इंसर्ट कर देते हैं एंड फिर क्या किया जाता है? बाय यूजिंग द लेजर जो भी एबनॉर्मल वैस्कुलर कनेक्शंस हैं उनको सील किया जाता है. ठीक है, तो इसमें यही है कि SFLP इज अ सुपीरियर ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स विद मोर सीवियर डिजीजेस बिकॉज इट इज ट्रीटिंग द रूट कॉज. उसमें तो हमें बार बार एमनियो रिडक्शन वरना करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये क्या है? रूट कॉज को ही ट्रीट कर दिया है लेजर यूज करके. एंड दिस नाउ रिकमेंड्स, जो हमारी SMFM है वो रिकमेंड करती है SFLP for patients with twin transfusion syndrome who are less than 26 weeks of gestation. Okay, किनके लिए recommended है? जो कि less than 26 weeks of gestation है. Now comes to its treatment. देखो, सबसे पहले है, एक दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक है no fetal abnormality और एक है कि fetal abnormality is present. Okay, so no fetal abnormality, यहाँ पे क्या है कि हम अपनी pregnancy continue करेंगे if responsive to treatment. If the mother is responsive to treatment, तो हमें क्या करना है? pregnancy continue करनी है and delivery करनी है कब? एट टर्म पे, इफ नो फीटल एबनॉर्मेलिटी इज प्रेजेंट. ओके, अब है कि यहाँ पे मदर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दूसरा है कि माइल्ड डिस्ट्रेस प्रेजेंट है. ठीक है, माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्रेजेंट है. तो उसमें क्या है? एक है कि लेस देन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है, एक है मोर देन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन है. तो इन केस ऑफ लेस देन 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हम क्या करवाएंगे? एमनियो रिडक्शन रिपीट करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे? एमनियो रिडक्शन रिपीट करेंगे. अगर जो प्रेगनेंसी है इफ इट इज मोर देन 37 वीक्स है तो एमनियो रिडक्शन करेंगे. एमनियो रिडक्शन करके फिर हम क्या करेंगे? करेक्शन of lye, because it is seen that in polyhydramnios unstable lye and malpresentation is very common. Okay, तो हमने amnio reduction किया, lye का correction किया, oxytocin drip start कर दी, and then क्या करते हैं? very important, controlled artificial rupture of membrane करते हैं. So ARM is artificial rupture of membrane, but यहाँ पे क्या किया जाता है? controlled artificial rupture of membrane किया जाता है. So कंट्रोल क्यों हम वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि अगर सडन गश होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, देन इट कॉजेज यूट्राइन डीकम्प्रेशन.
ओके। सो सडन गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड कॉजेज यूट्राइन डिकम्प्रेशन, और यूट्राइन डिकम्प्रेशन होगा तो इससे क्या होगा, एब्रप्शो प्लेसेंटा मीन्स प्लेसेंटा क्या है, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। प्री मैच्योरली देयर वुड बी सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा ड्यू टू गश ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, दैट कॉजेज यूट्राइन डिकम्प्रेशन। नाउ फीटल एबनॉर्मैलिटी प्रेजेंट है, ठीक है, हमने अपने जेनेटिक टेस्टिंग करवाई, एमनियोसेंटेसिस एंड कैरियोटाइपिंग किया, एंड देन वी केम टू नो कि फीटल देयर इज ग्रॉस कॉन्जेनाइटल एनॉमली है। तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन करवा दें, ठीक है। सो प्रेगनेंसी टर्मिनेशन है और दूसरा क्या है, डिलीवरी है। सो विद द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। अगर जो पेरेंट्स हैं वो कंसेंट नहीं दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे एट टर्म, ठीक है। तो डिलीवरी करेंगे, इसमें भी हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स करेंगे एंड देन डिलीवरी करेंगे, दोनों केसेस में, ओके। चलो कॉम्प्लिकेशंस क्या है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ओके। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन कॉज प्री एक्लेम्शिया, माल प्रेजेंटेशन, एज आई टोल्ड यू कि देयर इज बहुत सारा अमाउंट है, ठीक है, बहुत सारा लाइकर एमनी है, तो बेबी क्या कर सकता है, वो अगेन क्या कर रहा है, उसमें घूम रहा है, तो इट कैन कॉज अनस्टेबल लाई, माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रीटर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीटर्म लेबर, एब्रप्शो प्लेसेंटा। ड्यूरिंग लेबर अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो सकता है, ठीक है, इट कैन कॉज कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, इंक्रीज्ड ऑपरेटिव डिलीवरी ड्यू टू माल प्रेजेंटेशन, ठीक है, वही अनस्टेबल लाई, माल प्रेजेंटेशन की वजह से जो चांसेस हैं ऑपरेटिव डिलीवरी के वो बढ़ जाते हैं, पीपीएच एंड शॉक हो सकता है। सो दैट वॉज अबाउट दी पॉलीहाइड्रोमियस। ओलिगोहाइड्रोमियस सिंपल छोटा सा है, यहाँ पे क्या है कि जो लाइकर एमनी है इट इज डेफिशिएंट इन अमाउंट टू एक्सटेंड ऑफ लेस देन 200 ml। देखो पॉलीहाइड्रोमियस में क्या था, लाइकर एमनी एक्सीड कर रहा था 2000 ml से, और ओलिगो में क्या है, लेस देन 200 ml हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो क्या है, 5 और लेस देन 5 हो जाता है, ठीक है। और जो सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट है दैट इज लेस देन 2 सेंटीमीटर्स है। देखो अब क्या आती है इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में क्या है कि कोई फीटल क्रोमोसोमल और स्ट्रक्चर एनॉमलीज आर प्रेजेंट, रीनल एजेनेसिस, भाई किडनी ही नहीं बनी है, ठीक है, या फिर मालफॉर्म किडनी है या फिर एब्सेंट किडनीज हैं, तो फीटल यूरिनेशन होगा ही नहीं, एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ से आएगा। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया है तो क्या हो रहा है, फ्लूइड लीक कर रहा है, फ्लूइड लीक हो रहा है तो क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमियस होगा, ठीक है। देन सर्टेन ड्रग्स लाइक पीजी प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स हो गए, एस इनहिबिटर्स हो गए, ठीक है। और पोस्ट मैच्योरिटी जो पढ़ा था, पोस्ट मैच्योरिटी में 200 ml हो जाता है, लाइक एट 43 वीक्स पे। IUGR है, TTTS दैट इज ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम, तो इसमें बताया कि एक डोनर है, रेसिपिएंट है, तो जो डोनर है उसमें क्या है, वॉल्यूम डिप्लीशन एंड ओलिगोहाइड्रोमियस होगा। देन व्हाट आर द मैटरनल कंडीशंस, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन, ओके। अब इसमें डायग्नोस कैसे करेंगे, देखो उसमें ओके। सो डायग्नोसिस कैसे कर रहे हैं कि यूट्राइन साइज इज मच स्मॉलर देन पीरियड ऑफ एमेनोरिया, देखो वहाँ पे क्या था, वहाँ पे जो अपना यूट्राइन साइज था वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा था, है ना, तो मोर देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन था, यहाँ पे लेस देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन है। देन लेस फीटल मूवमेंट्स होंगी, देखो अब क्या है, स्कैंटी एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, और हमें पता है कि ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है इट डिस्टेंस दी एमनियोटिक कैविटी दैट अलाउज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, तो जिसकी वजह से क्या है, अगर स्कैंटी लाइकर एमनी है तो लेस फीटल मूवमेंट्स, यूट्रस full of fetus because of scanty liquor, माल प्रेजेंटेशन, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि बताया ना कि जितना ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड है वो डिस्टेंड करके रखता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, तो इसीलिए जो एक कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सी देखी जाती है, ऑल्ट्रेशन इन शेप ऑफ स्कल, ड्राई नेक, क्लब फुट, ठीक है, ये एबनॉर्मैलिटीज देखी जाती है। अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, देयर इज कॉट कंप्रेशन एंड फीटल पल्मोनरी हाइपरप्लेसिया, दैट इज कि जो लंग है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है स्कैंटी लाइकर की वजह से। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, ओरल फ्लूइड्स देंगे, इफ द वीमेन इज एबल टू टॉलरेट दीज ओरल फ्लूइड्स तो हम क्या उनको एडवाइस करेंगे कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने हैं, इंट्रावेनसली भी दे सकते हैं। एंड देन लास्ट हम क्या करेंगे, एमनियो इन्फ्यूजन करेंगे, जिसमें हम नॉर्मल सेलाइन को क्या करते हैं, इन्फ्यूज करते हैं, ओके, एमनियोटिक फ्लूइड को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज वी डोंट वांट कि एनी एबनॉर्मैलिटीज हो, जैसे हमने पढ़ा ना राई नेक, क्लब फुट, जो कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एमनियो इन्फ्यूजन करेंगे। सो दैट वाज अबाउट द पॉलीहाइड्रोमियस एंड ओलिगोहाइड्रोमियस, एंड इन द कमिंग सेशन हम MCQs करेंगे, बेसिक MCQs करेंगे जो भी हमने अभी टॉपिक्स पढ़े हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।